हमारा टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स। इसमें सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर इन रोटेटिंग फ्रेम। किसी रोटेटिंग फ्रेम में किसी वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव समझेंगे। ठीक है। ओके। अब इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक एक्स वाई जेड हमारा कोई फ्रेम है। ठीक है, ये रोटेटिंग फ्रेम है। इस फ्रेम को कुछ भी नाम दे सकते हैं, बाद में दे लेंगे। ठीक है। नॉन फिलहाल ये एक इनर्शियल फ्रेम फ्रेम है है ना। और इसमें एक वेक्टर है ओपी वेक्टर। ठीक है। इस ओपी का हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब हमारा एम है डीडीटी ऑफ ओपी निकालना। कि इस डीडीटी ऑफ ओपी की क्या वैल्यू। ठीक है। अब ये जो ओपी वेक्टर है ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। मतलब इस रोटेटिंग फ्रेम में ये ऐसे समझिए, जब ये फ्रेम रोटेट करता है तो ये भी रोटेट करता है। तो जब अगर आप फ्रेम में ही खड़े हैं तो आप इस ओपी को रोटेट करता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको ये ऐसे रोटेट करता हुआ। हम्म, तो ओपी वेक्टर कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, है ना। बट वेरीइंग है, वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लैप फ्रेम। यानी रेस्ट में अगर हम देख रहे हैं तो रेस्ट के रिस्पेक्ट में ये वेरी कर रहा है। अब मान लेते हैं कि कुछ टाइम बाद, मान लेते हैं एट एनी टाइम, एट एट एनी इंस्टेंट, ये पी पॉइंट पे था। थोड़ी देर बाद ये पी पॉइंट रोटेट करके यहाँ चला गया पी डैश पॉइंट। ठीक है। तो ये जो टाइम होगा, क्योंकि इस टाइम इंस्टेंट को हम अगर टी कह रहे हैं तो ये टाइम टी प्लस डी टी पे होगा ना। हम्म, तो जब ये इधर चला गया, इसको हम ज्वाइन करके, अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को हम दोबारा बनाए, यहाँ पे इधर है ओपी वेक्टर, ओपी, और इधर है ओपी डैश। हम्म, ठीक है। तो पीपी डैश क्या होना चाहिए। ठीक है? ये ओपी है और ये ओपी डैश, तो पीपी डैश क्या होना चाहिए। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि पीपी डैश जो होगा एज अ वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो ओपी डैश माइनस ओपी होगी, होगी ना। हम्म, यानी कि अगर ये स्मॉल टाइम में ले रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने जो टाइम लिया है वो स्मॉल लिया है, थोड़ी देर में मान लेते हैं ये जो एंगल ट्रेवल्ड हुआ, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं थीटा, स्मॉल एंगल ट्रेवल हुआ डी थीटा। जो एंगल ट्रेवल हुआ ये डी थीटा है। ठीक है। ये जो एंगल ट्रेवल्ड हुआ होगा ये डी थीटा होगा। तो क्या हम, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ओपी वेक्टर तो सेम ही है, बस वो चेंज, ये ओपी डैश माइनस ओपी का मतलब क्या है। क्या हम इसको चेंज इन ओपी नहीं लिख सकते, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते कि ये डी ऑफ ओपी है। क्या हम ये जो पीपी डैश है, क्या हम इसको चेंज इन ओपी नहीं बोल सकते हैं। क्या ये कह दे कि ये जो पीपी डैश है क्या ये चेंज इन ओपी के बराबर नहीं है, ओपी वेक्टर। क्योंकि चेंज कैसे आप निकालते हैं, जब किसी वेक्टर का आप चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल ही तो करते हैं। तो अगर आप पीपी ठीक है। डैश को देखिए तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, यानी ये चेंज इन ओपी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहें ओपी वेक्टर का, ठीक है, तो वो बराबर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब ये, अब देखो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डी ऑफ ओपी मतलब चेंज इन ओपी। तो डी ऑफ चेंज इन ओपी की जगह ये जो चेंज इन ओपी है इसी को तो हम डी ओपी कहेंगे अगर स्मॉल चेंज ले रहे हैं तो डी ओपी की जगह हम डायरेक्ट पीपी डैश वेक्टर लिखेंगे। ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि डी डी टी ऑफ ओपी जो होगा वो एक्चुअल में पीपी डैश वेक्टर अपॉन डी टी होगा। ठीक। इसे इक्वेशन वन कह देते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को। और ठीक है, नहीं है। अच्छा, सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ से इसको जब परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये मान लेते हैं सी है, ठीक है। तो अगर ये सी ले लेते हैं और ये एंगल जो है ये मान लो थोड़ी के लिए एल्फा है। ठीक। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये करने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन हमको निकालना था ओपी वेक्टर का।
तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ओपी की जगह लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ओपी देखिए यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में देखिए ऐसे बना हुआ है, बी पॉइंट यहाँ है, ओ यहाँ है, तो ये ओपी है और ये ओसी है और ये सीपी है। क्या हम ओपी की जगह ओसी प्लस सीपी नहीं लिख सकते हैं? तो डी डी टी ऑफ ओपी क्या हो जाएगा? अच्छा। अच्छा, मैथमेटिकल इक्वेशन जो तुमने वन लिखी है, हम्म। उसमें एक पार्ट और नहीं होगा क्या? अच्छा, ये डी नहीं लिखा मैंने। नहीं नहीं, वो तो डी बाई डी टी ऑफ पी पी डैश ठीक ही है, वो तो हो जाएगा। नहीं। एक पार्ट जैसे वो जो इक्वेशन जो तुम लिखी थी, पी पी डैश इज इक्वल्स टू ओ पी डैश माइनस ओ पी वेक्टर। हाँ, तो ये जो पीपी डैश है ये ओपी डैश माइनस ओपी वेक्टर है। तो हम पीपी, तो ये जो ओपी माइनस ओपी वेक्टर है ये क्या दिखा रहा है? ये चेंज इन ओपी को बता रहा है। ठीक है। तो चेंज इन ओपी को हम डी ओपी लिख सकते हैं। ओके ओके ओके। तो इसी डी ओपी की जगह पीपी डैश लिख दिया मैंने। ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। ये इसीलिए हमने वर्ड्स में लिखा है। इसे हम लिख सकते हैं चेंज इन ओपी, कि अगर ऐसे मतलब लार्ज चेंज ले रहे होते तो हम इसे डेल्टा ओपी लिख देते, चल लेकिन हमने चल, इसे डी हाँ ओपी लिख हाँ। दिया। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए OC प्लस CP की वैल्यू OP के बराबर है। जब ये OP यहाँ की बजाय यहाँ होगा या कहीं होगा तो क्या OC वेक्टर थोड़े ना चेंज होगा? OC Z के लॉन्ग है, भाई OC वेक्टर Z के लॉन्ग है और पूरा फ्रेम Z के लॉन्ग रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो ये पूरा फ्रेम ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये OC वेक्टर जो है जो कि Z के लॉन्ग है वो थोड़े ना चेंज हो रहा होगा। तो डिफरेंशिएशन में OC का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ CP वेक्टर बचेगा। बोलिए, ये बात बताइए, समझ आई? डिफरेंशिएशन सी, ये क्या लिखा, सी लिखा है? हाँ, एक्चुअल में देखिए डिफरेंशिएशन ओपी था, ओपी की जगह मैंने लिखा था ओसी प्लस सीपी। हाँ हाँ। और फिर ओसी तो कांस्टेंट है क्योंकि ये वेक्टर यहाँ हो या कहीं भी हो, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो जो ये वेक्टर है ये तो कांस्टेंट है ना अपनी जगह पे। हम्म। ठीक है, तो ओसी कांस्टेंट है तो ओसी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ये सिर्फ आएगा डेरिवेटिव ऑफ सीपी वेक्टर आएगा ना। ये हम कह रहे हैं, हम्म। ये इक्वेशन सेकंड कह दे रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया था ओपी और पी डैश के लिए, वैसे ही हम यहाँ भी तो ट्रायंगल बना सकते थे। ये एक ट्रायंगल ये भी तो बना सकते थे कि ये हम्म। सी है, ये पी है, ये पी डैश है, ये सी पी है और ये सी पी डैश है। ऐसे एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो जिस कंक्लूजन पे हम यहाँ पहुंचे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ओपी जो होना चाहिए वो एक्चुअल में पीपी डैश बाई डीपी डी होना चाहिए, वही कंक्लूजन यहाँ भी तो हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ पीपी जो होना चाहिए वो एक्चुअल में पीपी डैश बाई डी होना चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। बोलिए, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सेकंड में रखे दे रहे हैं इसमें। तो डेरिवेटिव ऑफ ओपी वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेरिवेटिव, सॉरी, पीपी डैश वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है। अब हमें पीपी डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक। तो अगर देखिए जब ये ऐसे मतलब ऐसे टर्न कर रहा है, मान लेते हैं इसने डी थीटा एंगल ट्रेवल किया है। ठीक है, एंगल कितना ट्रेवल किया? डी थीटा। तो क्या इस वैल्यू को, ये जो पीपी डैश है, क्या इस वैल्यू को हम लिख नहीं सकते हैं सी पी इंटू डी थीटा? दिख नहीं रहा होगा। क्या हम ये जो पीपी डैश है, इस पीपी डैश को हम पीपी इंटू डी थीटा नहीं लिख सकते हैं? पी डैश आई को। डी थीटा। अच्छा। ठीक ठीक है। ठीक ठीक। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया पीपी डैश। अब लेकिन यहाँ पे मुझे वेक्टर लिखना है,
तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखे दे रहे हैं जो कि सी पी इंटू डी थीटा है, और फिर इसमें वेक्टर भी मुझे डालना है। तो वेक्टर के लिए हम कह देते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल में पीपी डैश के अलोंग है ना, तो इसको हम पीपी डैश का यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, या फिर अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो हम ये कह देते हैं कि मान लेते हैं ये जो डायरेक्शन है, ये जो भी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स कैप है, ये डायरेक्शन। अब ये जो पीपी डैश की डायरेक्शन है इसे एक्स कैप कह देते हैं। तो जो जब कोई वेक्टर लिखते हैं तो हमको उसको क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इसका हो गया सीपी डी थीटा, और डायरेक्शन हो गई एक्स कैप बाई डी टी। ये अब डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, तो ये हो जाएगा सीपी। तो एंगल की डायरेक्शन ठीक है, थीटा कैप नहीं होगा क्या अमन? हाँ थीटा कैप ले सकते थे, मतलब थीटा कैप ले सकते थे, हमने एक्स कैप लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, थीटा कैप लिख देते हैं ऐसे ही, मतलब एक डायरेक्शन मान ली बस इसको सिंबलाइज करने के लिए, हाँ कि ये एक डायरेक्शन है। इतना क्लियर हो गया कि डी डी टी ऑफ पी जो आया, पी वेक्टर वो आया डी पी इंटू ओमेगा एक्स कैप। एक बात क्लियर हो गई, ये हाँ, एक मिनट एक मिनट। देख हाँ, लीजिए आराम से, 1 मिनट के लिए पॉज कर दो। अब ये रिजल्ट आया, तो डी डी टी ऑफ पी वेक्टर, ये जो सी पी आ रहा है, क्या हम इस डायग्राम में ध्यान से देखें, एंगल अल्फा है यहाँ पे सी, और ये ओपी है, तो क्या सी पी की जगह हम साइन अल्फा नहीं लिख सकते हैं? ज्योमेट्री लगा रहे हैं हम, सी का, सी की वैल्यू ओपी कॉस अल्फा होगी, और ओपी साइन अल्फा जो है सीपी के बराबर होगा। सीपी की जगह आ जाएगा ओपी साइन अल्फा, ओमेगा भी है तो एक्स कैप। अब तो लग रहा है ना अमन, हाँ, ये जो तुमने अल्फा अल्फा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। नहीं अल्फा कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है, मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है और ये ऐसे है, ठीक है, तो ये ये एंगल जो भी कांस्टेंट है है। जब ये टर्न करके यहाँ आएगा तो वो एंगल यही रहेगा, अच्छा। अल्फा कांस्टेंट इंटू साइन अल्फा, ये हो गया। अच्छा, अब पूरा फ्रेम रोटेट कर रहा है उस। हाँ, तो फ्रेम रोटेट कर रहा है और ओपी जो है वो कांस्टेंट है उसके, तो हम यहाँ पे तो ओपी साइन अल्फा, तो हम क्या कर रहे हैं, तो ओपी साइन अल्फा है, ठीक है, ओपी साइन अल्फा ओमेगा। अगर हम ध्यान से सोचें तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर देखिए ओसी जो है उसकी देखो, क्योंकि ये ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है, मैंने पहले माना था, तो हमारा जो ऐसे रिवॉल्व जब कर रहा है तो हमारा ओमेगा जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा ना। है। तो हम इसी डायग्राम में हम चेंज करें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा ओमेगा है एज अ वेक्टर, पी वेक्टर ये है। अब अगर हम ठीक है। ओपी और ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, होता है ना क्या? हाँ, अगर हम ठीक से देखें तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, होता है ना। एम, ठीक है। यहाँ पे एन कैप क्या होता है, एन कैप एक वेक्टर होता है जो दोनों के ए क्रॉस परपेंडिकुलर। बी के परपेंडिकुलर रहेगा। हाँ, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एक्स कैप है, तो एक्स कैप है जो कि पीपी, ये जो पीपी डायरेक्शन थी इसी को हमने एक्स कैप डायरेक्शन कही थी यहाँ पे। ये जो पीपी डैश वाली डायरेक्शन है, क्या ये पीपी डैश वाली डायरेक्शन ओ के और ओमेगा के दोनों परपेंडिकुलर नहीं है? तो इस पूरे की जगह हम ओमेगा क्रॉस ओपी लिख सकते हैं। जब हम इसको ओमेगा क्रॉस ओपी लिखेंगे तो ये एक्स कैप डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसी डायरेक्शन में। माइनस भी तो आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा हमको लग हाँ, देखिए क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस वेक्टर, ठीक है, क्या आ जाएगा डी डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ओपी जो होगा ओमेगा क्रॉस ओपी आ जाएगा। रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि राइट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है, तो ओमेगा हमारा ऊपर की ओर है, ठीक है, और पी हमारा इस डायरेक्शन में। जब हम ओमेगा क्रॉस पी करेंगे, देखिए जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और वही पी पी डैश की डायरेक्शन है, ओमेगा ऊपर की ओर है और पी डायरेक्शन में, तो मतलब ऐसा समझिए कि ओमेगा इस डायरेक्शन में है और ओपी हमारा इस डायरेक्शन में है,
तो जो हम क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड ग्रैब रूल लगाते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो हम क्या करते हैं हाँ, कि अपने राइट हैंड की उंगलियों को पहले वेक्टर की तरफ करते हैं और ठीक दूसरे है। वेक्टर की तरफ उंगलियों को कर्ल करेंगे। तो जब पी की तरफ उंगलियों को कर्ल करेंगे तो अंगूठा मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, हाँ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में पीपी डैश है। अगर हम ओपी क्रॉस ओमेगा लेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ओपी इस डायरेक्शन में है और फिर ओमेगा की तरफ उंगलियां कर लेंगे तो पी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि पीपी डैश के अपोजिट हो। तो अगर मुझे पीपी डैश डायरेक्शन में रहना है, एक्स कैप डायरेक्शन में, ठीक है, तो मुझे यही लिखना होगा। ये रिजल्ट आया कि अगर हम किसी रोटेटिंग फ्रेम में किसी वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो ओपी वेक्टर था, मान लो ये ए वेक्टर कहलाता, कोई नाम है इसका ए वेक्टर। तो रिजल्ट ये आया, रिजल्ट हमारा क्या आया कि रिजल्ट ये आया कि डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर ए का जो डेरिवेटिव होगा इन रोटेटिंग फ्रेम का ओमेगा क्रॉस ए। क्लियर है? बताइए। बस ओपी को ए ठीक। नाम दे दिया तो ओपी की जगह ए ओमेगा क्रॉस ए हो जाएगा। ओपी जो था वो उसका लेंथ, हाँ, वेक्टर का तो लेंथ। रिजल्ट आया वो ये है कि अगर हम डेरिवेटिव निकालें, डीडीटी निकालें किसी वेक्टर ए का, ठीक है ना, लैब के रिस्पेक्ट, लैब का मतलब रेस्ट है, रोटेटिंग फ्रेम में। नहीं लैब का मतलब रेस्ट है एक्चुअल में। ए वेक्टर रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, हाँ, तो ये जो डेरिवेटिव निकाला था मैंने, ये एक्चुअल में लैब के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर हम लैब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालें किसी वेक्टर ए का रोटेटिंग फ्रेम में, तो वो आया ओमेगा क्रॉस ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या माना था, जो वेक्टर ए लिया था जो कि ओपी वेक्टर था, तो हमने माना था कि वो अरे एक कांस्टेंट मिनट है। यार, एक तो थोड़ा कंफ्यूज। सुनो सुनो, ये तुमने भी निकाला था तो ये रोटेटिंग फ्रेम तो ऑब्जर्वर जो था वो हाँ बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था तो उसको ये दिख रहा था, हाँ, तो है ना? जब वो ऑब्जर्व बाहर से कर रहा था तभी तो उसे सर्कुलर मोशन दिख रहा था। हाँ, तभी उसको दिख रहा था। तो तो इसका मतलब ये जो ये चेंज मैंने निकाला है ये बाहर से निकाला है ना, रेस्ट फ्रेम से, हाँ, रेस्ट फ्रेम ठीक है। आपने, हाँ, रेस्ट फ्रेम में ऑब्जर्व किया, हाँ रो- है ना? हाँ, रेस्ट फ्रेम में, लेकिन अमन जो अगर ओरिजिन पे होगा तभी रेस्ट पे दिखेगा ना, बाहर से तो मोशन में दिख ही रहा है ना। नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अगर जैसे ऐसे सोचो कि जैसे मान लेते हैं वो जो रोटेटिंग फ्रेम था वो मान लेते हैं एक फ्लाई व्हील हो जिसमें झूला झूलते हैं, ठीक है। हम्म अब फ्लाई व्हील में तुम खड़े हो सेंटर पे और एक डंडा लिए खड़े हो ऐसे, तो वो डंडा तुम्हारे साथ रिवॉल्व कर रहा है ना, तुम भी रिवॉल्व कर रहे हो। हाँ। तो क्या तुम्हारे हम्म रिस्पेक्ट में उसमें कोई चेंज आ रहा है? नहीं नहीं। आ रहा। ठीक है, तो लेकिन जब हम बाहर से देख रहे हैं तो हम बाहर से क्या देख रहे हैं कि वो डंडा ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, टिप। हाँ। तो ये जो मैंने डी ए हम्म बाई डी टी निकाला है सर्कुलर मोशन लेके, ये एक्चुअल में लैब यानी कि रेस्ट फ्रेम यानी कि ग्राउंड से निकाला है ना। तो मोशन में होएगा ही ना। हाँ, तो उसमें मोशन हो रहा है लेकिन एक्चुअल में वो हम्म उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था, ठीक है। मतलब ए हम्म जो है वो रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में था, तो ये रिजल्ट आया। हम्म अब हाँ, अगर ए इज वेरिंग, अगर ए वेरी कर रहा होता इन रोटेटिंग फ्रेम, अगर ये रोटेटिंग फ्रेम में वेरी कर रहा होता, है ना, हम्म देन जो रिजल्ट आता तो वो होता डी ऑफ ए वेक्टर इन लैब, आता वो हो जाता डी ऑफ ए वेक्टर इन रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस ए आ जाता, हम्म ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, देखिए इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डी ऑफ लैब फ्रेम जो होता है एक्चुअल में डी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस, ठीक है ना। और यहाँ पे बाकी जगह मैंने छोड़ दी, यहाँ हम ये कह सकते हैं मतलब यहाँ पे एक जगह फिल करने के लिए है, ठीक है। बाकी जगह मैंने कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो जब उसका हम लैब यानी रेस्ट फ्रेम में उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, तो वो रोटेटिंग फ्रेम में जो डेरिवेटिव आ रहा है वो प्लस ओमेगा क्रॉस दैट वेक्टर, ये एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, हम जैसे कह सकते हैं एक ऑपरेटर की तरह है। ये बात क्लियर हो गई? हम्म, हमने यहाँ पे ए एक जनरल वेक्टर माना था, कोई भी वेक्टर हो,
उस ए वेक्टर का जब हम लैब के रिस्पेक्ट में, लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो वो रोटेटिंग का डेरिवेटिव प्लस ओमेगा क्रॉस समथिंग। इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए हमने इतना कुछ किया। रिजल्ट क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा रेस्ट फ्रेम है, तक कर लेते हैं कि जो रेस्ट फ्रेम है तो हम हाँ एस नॉट कह दे रहे हैं, ठीक है, और जो रोटेटिंग फ्रेम है, ठीक है, तो हम कह दे रहे हैं एस। ठीक। ठीक तो अगर हम ऐसा कह रहे तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेक्टर with respect to s s naught is equal to ddt of that vector with respect to s plus omega cross that vector। क्लियर है? अब लेट कर लेते हैं कि r वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल है वो मूविंग इन कर रहा है, ठीक है ना, तो एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर r है। देन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डी डालना चाहें आर वेक्टर का एस नॉट के रिस्पेक्ट पाएगा कि ऑफ आर वेक्टर एस प्लस क्रॉस आएगा। इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस नॉट। डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होती, ये बन गया वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस नॉट। एस नॉट का मतलब यहाँ पे रेस्ट के रिस्पेक्ट में, रेस्ट में वेलोसिटी है, ये हो जाएगा डी एस। ठीक है, डी एस का मतलब क्या है? डी एस का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है, प्लस क्रॉस, ठीक है। अब अगर हम फिर से डेरिवेटिव करना चाहें, हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहें, डी डी निकालना चाहें एस नॉट का, तो कितना हो? क्या हम बी एस नॉट का डेरिवेटिव निकालना चाहें ऑफ एस नॉट प्लस क्रॉस, ये बात समझ आई कि नहीं? जैसे हमने आर का डेरिवेटिव निकाला तो डी ऑफ आर क्या था? डी ऑफ आर विद मूविंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस, इससे जो रिजल्ट आया उसको हमने वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट कहता है। तो विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम एस नॉट बाई बी एस प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब अगर हम इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना चाहें, ठीक है, एस के रिस्पेक्ट, एस के रिस्पेक्ट, क्या ये डेरिवेटिव ये नहीं होना चाहिए एस के रिस्पेक्ट में? देखा, ये बात समझ आ रही है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसे ही रखे दे रहे हैं, या ये कह सकते हैं एक डेरिवेटिव ऑफ एस नॉट विद रिस्पेक्ट टू एस नॉट, ये जो आएगा हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस नॉट, जाएगा इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे पी एस नॉट की वैल्यू रखनी, ठीक है, सॉरी ओ एस लिख दिया एस नॉट, पी एस नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम ये आएगा डी डी टी ऑफ पी एस वेक्टर प्लस क्रॉस आर प्लस क्रॉस एस नॉट की अभी वी एस प्लस क्लियर हो गया कि एस नॉट यानी कि एक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम जो आया। अब अगर आगे हम डेरिवेटिव करें तो ये डी डी टी ऑफ एस वेक्टर मतलब डेरिवेटिव ऑफ वी एस वेक्टर प्लस, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑलरेडी हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगुलर स्पीड जो एस नॉट मतलब रोटेटिंग फ्रेम का जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है वो कांस्टेंट है। रोटेटिंग फ्रेम एस का जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वो हम कांस्टेंट मान के चल, तो इसलिए जब हम यहाँ पे अंदर डेरिवेटिव करेंगे
ओमेगा को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए ओमेगा क्रॉस dt ऑफ r लिखते हैं, ठीक है। प्लस अच्छा एक चीज और है, ये भी है कि ये जो पूरा डेरिवेटिव हो रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के ये भी लिख, ये एस फ्रेम के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एस के रिस्पेक्ट। प्लस और ओमेगा क्रॉस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा क्रॉस एस वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये एस नॉट वेक्टर ये हो जाएगा, देखिए dv बाई dt एक्सेशन होता है और ये s फ्रेम के रिस्पेक्ट में, यानी ये हो गया एक्सेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम प्लस मेगा क्रॉस dr बाई dt वेलोसिटी होता है, लेकिन ये फ्रेम s के रिस्पेक्ट में है, यानी ये वेलोसिटी vs है ना कि vs नॉट, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के s लिखा। प्लस ये तो ओमेगा क्रॉस vs ऑलरेडी है, और प्लस ओमेगा क्रॉस क्रॉस आर। अब अगर हम इसमें मास का मल्टीप्लाई कर दे पूरे एम ए एस नॉट वेक्टर एम ए एस वेक्टर प्लस, ठीक है, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एम ओमेगा क्रॉस एस वेक्टर प्लस एम टाइम्स ओमेगा क्रॉस ओमेगा आर, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये क्या है, ये फोर्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती तो ये फोर्स लगता है, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं एफ नेट फोर्स, ठीक है। और इन दोनों फोर्स को इधर ला के माइनस कर देते हैं, माइनस एम ओमेगा क्रॉस वी एस आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा इक्वल टू, और ये क्या बन जाएगा, ये फोर्स बन जाएगा रोटेटिंग फ्रेम में, बन जाएगा ना। देखिए हम लोग यही तो करते हैं जब हम किसी रोटेटिंग फ्रेम में जाते हैं, अगर कोई रोटेशन ना हो रहा होता ओमेगा 0 होता, ठीक है, अगर हमारा जो फ्रेम होता वो रेस्ट पे होता, ठीक है, तो इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम होता, तो इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स यहाँ लग रहा है वही फोर्स यहाँ अपियर होता, लेकिन यहाँ पे रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन में जो फोर्स अपियर हो रहा है वो एक्चुअल में रियल जो फोर्स है उसमें माइनस हो रहा है 2 और फोर्सेस, और यही 2 फोर्स कैसे हैं, ये 2 फोर्सेस एक तरीके के सूडो फोर्स हैं। हम हमेशा कोई भी जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम फोर्स हैं तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो भी नेट फोर्स उस बॉडी पे लग रहा होता है माइनस उस फ्रेम का जो भी फोर्स होगा जो कि सूडो फोर्स होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये रोटेशन का जो फोर्स आया है एम ए एस क्या है, एस है एक्सेशन इन रोटेटिंग फ्रेम, एम है मास, तो मास इंटू एक्सेशन हो गया फोर्स, तो ये हो गया फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम। फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम आया है, क्या आया है, फोर्स इन रेस्ट फ्रेम माइनस 2 और फोर्सेस, ये जो 2 और एक्स्ट्रा फोर्सेस आ रहे हैं, अगर ध्यान से देखिए तो जो m इंटू ओमेगा क्रॉस ओमेगा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर है या नहीं, बोलो। m ओमेगा क्रॉस r है, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर है या नहीं है। तो ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, ये जो फोर्स आया है यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आया ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है 2m ओमेगा क्रॉस वी एस, ये जो 2m ओमेगा क्रॉस वी एस फोर्स आ रहा है यही हमारा कोरियोलिस, ठीक है, ठीक है। इसको हम मिटा के फिर से इसको आगे देख के फिर से समझते हैं क्या रिजल्ट आया। तो हमारा रिजल्ट ये आया कि रोटेटिंग फ्रेम में जो लग रहा होता है एफ नेट की जगह हम चाहें तो एफ नेट कह दें या हम इसे कह देते हैं फोर्स इन रेस्ट फ्रेम, फोर्स रेस्ट फ्रेम माइनस एम ओमेगा क्रॉस एस माइनस एम क्रॉस आर। अब इन दोनों फोर्सेस अगर कोई रोटेशन नहीं हो रहा होता तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होते, कि हम जानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में मतलब सेम रहता है, इनवेरिएंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे
अगर हम मैग्नीट्यूड लें, देखो एम ओमेगा ओमेगा 2 बार आर, अगर हम मैग्नीट्यूड इसका जब लेंगे तो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी ये हमारा एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, ठीक है, माइनस, और इसको ही हम कोरियोलिस फोर्स, माइनस एफ एस एफ रोटेट। तो यहाँ पे दो फोर्सेस अपियर हो रहे हैं रोटेशन में। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा लेकिन कोरियोलिस नहीं पढ़ा, क्योंकि देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, वो पोजीशन की वजह से आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आर आ रहा है, जो पार्टिकल जो पी पॉइंट था का पोजीशन जो है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रेम खुद रोटेट कर रहा है। ध्यान से समझिए, जैसे मान लेते हैं हम रोटेट कर रहे हो और हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में रेस्ट पे है, उसकी कुछ पोजीशन है, उसमें वेलोसिटी नहीं है, लेकिन हम क्योंकि रोटेट कर रहे हैं, हमारे अंदर ओमेगा है, इसीलिए हम ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि वो जो हमारा पार्टिकल है उस पर एक फोर्स लग रहा है जिससे हम सेंट्रीफ्यूगल, ऐसे समझ, तो ये कोई पार्टिकल है, ये रेस्ट पे है, लेकिन कोई पर्सन है या कोई चीज है जो कि क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब वो खुद रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से, भले ये रेस्ट पे है, लेकिन क्योंकि वो खुद ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो वो पाएगा कि ये चीज क्या है, ये मोशन कर रही है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ रोटेट करता है, अर्थ रोटेट करता है, लेकिन सन रेस्ट पे है, तो हमको क्या लगता है कि सन में मोशन हो रहा है, ठीक है। वैसे ही जब ये रोटेट करेगा तो हमें लगेगा कि ये चीज मोशन कर रही है, यानी ये भले ही रेस्ट पे है इसके रिस्पेक्ट, ठीक है, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में नहीं, तो अपनी जगह पे रेस्ट पे है, ये रोटेट कर रहा है, लेकिन ये इसको मोशन में पाएगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी की पोजीशन की वजह से होता है, ना कि वेलोसिटी की। ऐसा नहीं है कि बॉडी, जैसे हम कहते हैं कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसा नहीं है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने वाला कोई पार्टिकल है, और वो किसी भी तरीके का रोटेशनल मोशन कर रहा है, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो इलेप्टिकल हो, चाहे वो जैसा भी हो, किसी भी तरीके का एंगुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी एंगुलर स्पीड की वजह से उस बॉडी पे जो कि रेस्ट पे है, एक गिवन पोजीशन पे एक फोर्स अपियर होगा जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि ओवरऑल ये बात है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो किसी पार्टिकल की पोजीशन की वजह से होता है, ना कि उसकी वेलोसिटी की वजह से। जबकि सेम पार्टिकल में अगर कोई वेलोसिटी है, ठीक है, और खासतौर से ये वी एस है, वी एस क्या था, वी एस हमारा था वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है, और वी एस नॉट हमारा था सेम चीज विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम था। हाँ? तो जो वी एस है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, यानी कि जब रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी में कोई वेलोसिटी होती है तो एक और फोर्स जनरेट होता है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी में तब जनरेट होता है जब वो रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। और ये फोर्स, अगर हम इस फोर्स की डायरेक्शन पूछे तो क्या होनी चाहिए, तो क्योंकि ये फोर्स ओमेगा क्रॉस वी एस से आएगा, इसीलिए ये जो कोरियोलिस फोर्स होगा ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, फिर जो भी इसकी वी एस वेक्टर होगा, वी एस वेक्टर क्या है, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव स्पीड ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो स्पीड ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो भी इसकी स्पीड है कि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स आएगा। ये फिर से बताना डायरेक्शन वाला। हाँ, कोरियोलिस फोर्स जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा वी एस वेक्टर, ठीक ये है। डायरेक्शन वाला कौन सा? फिर से हम बता देते हैं कि कोरियोलिस फोर्स कब जनरेट हो रहा है, जब कोई बॉडी किसी रोटेटिंग फ्रेम में मूव कर रही हो और उसकी जो वेलोसिटी है वो रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में नॉन जीरो हो, मतलब वी एस वेक्टर नॉन जीरो। अगर ये वी एस वेक्टर जीरो हो जाए तो ये पूरा फोर्स जीरो, ये पार्ट ही जीरो हो जाए। तो अगर कोई बॉडी रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है तो उसमें एक फोर्स जनरेट होगा, इस फोर्स को हम कहेंगे कोरियोलिस फोर्स। और ये जो कोरियोलिस फोर्स होगा ये उस बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
फॉर्मूला या बोलोगे फ्लेम की ओमेगा क्रॉस वी फ्लेम एस है, की फ्लेम के परपेंडिकुलर है ना, मतलब उस प्लेन के नहीं, उस रोटेटिंग फ्लेम के हाँ उस रोट बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जिस भी, और हाँ ओमेगा के भी परपेंडिकुलर, वो दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो डायरेक्शन हम राइट हैंड ग्रैब रूल से निकालेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्शन आ, तो रोटेट, तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, बस इतना बताइए। और आगे आगे जो नेगेटिव साइन है ये क्या, तो एफ जो लिखोगे तुम तो माइन उसमें माइनस साइन नहीं इंक्लूड करेंगे क्या कि हाँ नहीं, करेंगे? जब हम देखिए जब हम वो फ्रेम निकालेंगे, अगर आप जो है अच्छा ठीक है, कोरियोलिस फोर्स का अगर आप फॉर्मूला देखना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला हाँ जो रहेगा वो माइनस के साथ रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे प्लस आप लगा लीजिए, यानी कोरियोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो माइनस के साथ रहेगा, यानी अगर आप ओमेगा क्रॉस वी एस कर रहे हैं तो माइनस के साथ लेंगे, और अगर नहीं तो आप प्लस के साथ, ठीक है, अगर इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला अच्छा देखते कि हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम ली है मैंने, क्या है कि एक डिस्क है, उस डिस्क में मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस मान लिए, वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्स और वाई एक्सिस है ये समझो ये इस डिस्क पे ही है, इस डिस्क पे ही मैंने बना दिया, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये डिस्क रोटेट कर रही है 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक और कोई पार्टिकल है वो वाई एक्सिस पे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सेंटर की तरफ, ठीक है। अब इस पे लगने वाला कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब ठीक देखिए ठीक कोरियोलिस फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, -2m माइनस एम ओमेगा क्रॉस वी, है ना। ठीक है अब इसमें हम चीजों को समझ लेते हैं, पहले वी एस क्या था, तो वी एस हमारा, एस वेक्टर क्या था, एस वेक्टर हमारा था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम में विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, यही तो था, विद रिस्पेक्ट टू हम्म, रोटेटिंग फ्रेम। हम्म, तो देखिए अगर ये एक्स और वाई, एक्स और वाई अगर रियल फ्रेम हो, मतलब अगर ये एक्स और वाई मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई ऐसे लेते, ये जेड हो, मान लेते ये एक्स और वाई एस नॉट वाला है, मतलब रेस्ट पे, अगर ये रेस्ट होता तो जब ये डिस्क रोटेट करती तो जो पार्टिकल यहाँ पे था टू पे, कोई थोड़ी देर बाद जब ये रोटेट करती डिस्क तो वो यहाँ ना पहुंच जाता पार्टिकल, ठीक है। क्यों पहुंच जाता, क्योंकि हमारी डिस्क तो, हमारा एक्स और वाई एक्सिस तो फिक्स है, ठीक है, ठीक और डिस्क हमारी जो इस पे है वो हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो जो पार्टिकल यहाँ पे था वो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। ठीक तो उस केस में जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, जैसे मान लो हम कह दें कि इनिशियली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, तो अब वो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाता, ठीक ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एस नॉट के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे ठीक वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में लेनी है, उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेनी है जो रोटेट कर रहा है, यानी ये वाला फ्रेम हमको रेस्ट पे नहीं लेना है। तो अब देखो जब ये एक्चुअल में जब ये डिस्क रोटेट कर जाएगी तो होगा ये कि जब ये डिस्क रोटेट कर जाएगी तो ये एक्स एक्सिस भी हमारा कुछ ऐसे रोटेट कर जाएगा, और ये वाई एक्सिस भी हमारा रोटेट कर जाएगा, और पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन पार्टिकल अभी भी देखो वाई एक्सिस पे ही है कि नहीं है। रहेगा क्यों क्यों है, क्योंकि ये हमारा मतलब, क्योंकि हमें जो वेलोसिटी लेनी है वो किसके डायरेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में लेनी है, रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो जब हम रोटेटिंग फ्रेम को में ही हैं, तो जब ये मतलब ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जब ये रोटेट किया जा रहा है ना, तो लेकिन ये रहे वाई एक्सिस पे रहा है, यानी हम वी एस आप वेक्टर दिया सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, ये माइनस के कैप है, लिख सकते हैं ना, कि वाई के इस डायरेक्शन में, और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा वेक्टर, तो ओमेगा वेक्टर हमारा 5 है, लेकिन के डायरेक्शन में 5 के कैप लिख सकते हैं, माइनस क्यों लगाया अमन? क्योंकि ये वेलोसिटी, ये वाई इस डायरेक्शन में है ना, तो ये किस अच्छा अच्छा सेंटर की तरफ जा रहा है। अब ये सॉरी दोनों वैल्यूज यहाँ रख ठीक लेते ठीक हैं, एफ कोरियोलिस की वैल्यू क्या आएगी, -2m ओमेगा की जगह आ जाएगा 5 के कैप क्रॉस एस की जगह आ जाएगा, एस वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, एस वेक्टर की जगह आ जाएगा -2j के कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 और माइनस आई और गैप 20। मास हमने दिया नहीं था ना, तो मास पार्टिकल का मान लेते हैं m ही है, यूनिट मान या लो मान लेते हैं 1 किलोग्राम मास है, यूनिट मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमने तो ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया। ठीक अब ठीक के क्रॉस जे क्या होता है, तो के क्रॉस जे हमारा माइनस माइनस आई होता है, हम्म, के क्रॉस जे क्या होता है हमारा, आई होता है ना, आई जे के, यानी कि सही है 20 आई कैप आ, ठीक ठीक है।
-20 m नहीं ले। और m की वैल्यू मैंने 1 मान ली क्वेश्चन। यूनिट मान लिया, यूनिट मास का है। कोरियोलिस फोर्स लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन लग रहा है, डायरेक्शन में है? मतलब पार्टिकल पे लग रहा होगा ना अमन? हाँ हाँ, मतलब पार्टिकल 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 पे ही इस डायरेक्शन में, हाँ, तभी वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इसको हम ये कोरियोलिस फोर्स है। अच्छा, हम अगर उससे देखें फॉर्मूले से, अगर हमको डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालनी है तो हम्म ये फॉर्मूला यूज अगर हम कर रहे हैं तो इसमें माइनस साइन इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ओमेगा किधर है, ओमेगा ऊपर की ओर है, ठीक है। हाँ, और बी एस किधर था, बी एस सेंटर की तरफ था। हम्म तो डायरेक्शन क्या आ रही है, क्या आ रही है जो कि एक्स डायरेक्शन है, लेकिन क्योंकि हम्म, माइनस साइन है तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन हो जाए। क्लियर है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मान लेते हैं कि ये डिस्क है, लेते हैं ये हमारी, ठीक हम्म है। यहाँ ओ पे ही हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। हम्म और क्या है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई रॉड है कोई, जो कि ओ से आर डिस्टेंस दूरी पे पड़ी हुई है। अब ये डिस्क क्या कर रही है, ये डिस्क रोटेट कर रही है, डायरेक्शन दी है, मान लेते हैं कुछ नहीं कहा गया, मान लेते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो, जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी, अब देखो, हम्म अगर तुम ऑब्जर्वर की तरह यहाँ पे हो, ठीक है, और तुम इसको ऑब्जर्व करोगे, तो जब तुम ऐसे रिवॉल्व करोगे इस डायरेक्शन में तो तुम्हें ये नहीं लगे, ऐसे हम्म सोचो कि तुम अपनी जहाँ पे तुम हो वहां से तुम ऐसे मान लो कि हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने एक एक्स हम्म एक्सिस मान ली, ठीक है। जैसे समझो एक तुम एक रॉड पकड़े खड़े हो जो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, ठीक। हम्म अब जब तुम्हारी डिस्क रोटेट करेगी तो ये तुम्हारी जो एक्स एक्सिस है जिसको तुम पकड़े हुए हो, जो पॉइंट कर रही हो उस ऑब्जेक्ट की तरफ, वो अब इस डायरेक्शन में पॉइंट करने लगेगी। हम्म और ऑब्जेक्ट तुम्हारा पीछे रह गया, तो तुम अगर तुम अपने अब जो ऑब्जर्वर मोशन में होता है वो अपने आप को मोशन में नहीं देखता है, क्या करता है, जो हम्म ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मोशन में देखता है। जैसे आप अगर आगे चल रहे हो तो आपको लगेगा चीजें पीछे जा रही है ना। हाँ, तो उस हिसाब से जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो इस ये जो ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब हम्म लैब फ्रेम में तो ये रेस्ट पे है, लेकिन इसके हम्म रिस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। हम्म अब ये जो वेलोसिटी होगी v, क्या ये हम्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम नहीं है, हम्म क्योंकि इसकी खुद की वेलोसिटी तो है नहीं, हम्म तो इसे vs कह सकते हैं, हम्म ठीक। अच्छा, ये vs है और ये कितना होगा, तो क्या ये ओमेगा इंटू आर नहीं होगा, ठीक है, तो मान v लिया। इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अच्छा देखो, हमने पीछे कहा था कि v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हम्म वहां पे वेलोसिटी उस पार्टिकल की खुद की कुछ थी। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक पार्टिकल क्या कर रहा था, वो खुद सेंटर की तरफ आ रहा था, की वेलोसिटी की जगह v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये तो टेस्ट में ही है ना, और इसको जब इसके हम्म रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो इस पे ये वेलोसिटी लगेगी लगेगी ना। हम्म तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता था क्या होता था, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता था ना। हम्म तो वो हम्म तो ये यही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं, हम्म ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो पोजीशन की वजह से लगता है, तो ये क्योंकि इस पोजीशन पे है और जो ऑब्जर्वर है वो रोटेट कर रहा है, भले ही ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा लेकिन ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। ठीक। अब जो कोरियोलिस फोर्स है वो लगता है रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट। अगर हम्म रोटेटिंग फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, रोटेटिंग फ्रेम हम्म के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी है और वो नॉन जीरो है तो कोरियोलिस फोर्स लगेगा, अगर वो जीरो है तो कोरियोलिस नहीं लगेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट खुद यहाँ पे होता इस हम्म डिस्क पे तो इसका ये रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होता है ना। तो फिर हम क्या करते, अगर ये ऑब्जर्वर, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता और तुम अपने हम्म मतलब आपके हाथ में एक पॉइंटर होता उससे इसको पॉइंट कर रहे होते कि ये इधर है, जब तुम्हारी डिस्क रोटेट करती तो तुम्हारा पॉइंटर मूव करता, लेकिन ये भी तो पॉइंट मूव कर जाता। हम्म यही कहते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई मेरे रिस्पेक्ट में, इसके लिए कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है ना। मेरे हम्म रिस्पेक्ट में रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, जबकि ये बाहर से ऑब्जर्वर देखेगा तो उसके लिए इसमें स्पीड है।
तो बाहर से ऑब्जर्वर जो देखेगा उसके लिए ये रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल तब भी लगेगा जब ये इस पे है, ठीक है। लेकिन इस केस में इस पे कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ठीक है, रोटेटिंग, ठीक है। लेकिन अभी ये बाहर है, बाहर तो ये रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं है। फॉर्मूला होना चाहिए 2m मेगा क्रॉस बी एस था। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कोई वेक्टर वगैरह नहीं दिया है, तो हम सीधे 2m मेगा इंटू बी एस लगा देते हैं, और ये हो जाएगा 2m ओमेगा की जगह आ जाएगा ओमेगा, और बी एस की जगह ओमेगा आर आ जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी ये हमको देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इसका एंगुलर ओमेगा इस डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन है ना। हमने क्या बताया था कि अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना हो तो पहले ए की डायरेक्शन में इसको रखो उंगलियों को, और क्रॉस जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करो, और फिर थंब आपको डायरेक्शन देगा। तो अभी हमने पीछे देखा कोरियोलिस का है -2m का क्रॉस वी आर है, यस। इस माइनस को अगर हम भूल जाए तो इस माइनस को हटाना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं, ये है 2m bs क्रॉस ओमेगा, ठीक है। bs किस डायरेक्शन में है? नीचे की डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में मान लेते हैं, और ओमेगा किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में। तो जब उंगलियों को ऊपर की ओर कर्ल करेंगे तो थंब किधर की ओर इशारा करेगा? सेंटर की तरफ। पे जो कोरियोलिस फोर्स लगेगा तो सेंटर की तरफ, सेंटर। और ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, ठीक है। तो अगर हम नेट फोर्स, नेट सूडो फोर्स देखें तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ठीक। ओके, तो कोरियोलिस फोर्स में अभी और भी एक दो बातें हैं। एक क्वेश्चन मतलब है आता है कि जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं किसी हाइट से अर्थ पे गिर रहा है, ठीक है, तो क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेटिंग फ्रेम है, और जब ऑब्जेक्ट अर्थ के रिस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है तो उस पर भी कोरियोलिस फोर्स लगना चाहिए। इसकी वजह से उसमें कुछ डेविएशन होता है जिसे हम ईस्ट वर्ड डेविएशन या वेस्ट वर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं। तो उन डेविएशंस को हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, और हम नेक्स्ट टर्न पे पहले ये सीखेंगे कि किसी भी कि अर्थ पे हम एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे लेंगे। अगर हमको लगाना है तो हम फॉर्म में अगर हम लगाना चाहते हैं तो एक्स वाई जेड एक्सिस माननी पड़ेगी। हम नेक्स्ट टर्न पे पहले ये सीखेंगे कि अर्थ के फ्रेम पे, अर्थ पे हमें किसको एक्स, किसको वाई, किसको जेड मानना चाहिए, और फिर ईस्ट वर्ड और वेस्ट वर्ड डिफ्लेक्शन के बारे में बात, ठीक है। ठीक, हाँ, आज नहीं हो पाएगा इसलिए इसको नेक्स्ट टाइम। आज का टॉपिक इतना हो गया, कोई डाउट हो तो बात सुनो, हाँ, अरे यार ये